नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल इजी सिलेक्शन में। मैं ओम सिंह भाटी। आज एक छोटा सा वीडियो जिसमें बात करेंगे जो जीओसी हैं उसमें अपन ने कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की बात कर ली थी पहले वाले वीडियो पहले जो दो वीडियो बने हैं, और उसमें होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन की भी बात की थी, नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही की भी बात की थी कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे उसके बारे में बात कर ली थी। आज अपन बात करेंगे कि एक टॉपिक और आता है जिसमें दिया हुआ है कि कार्बनिक यौगिकों का गुणात्मक, और इसके साथ साथ एक और आता है मात्रात्मक विश्लेषण। गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण बारे में ये जो है वो एक प्रैक्टिकल का टॉपिक है। किसका टॉपिक है? प्रैक्टिकल का है, जिसमें अपन अपने जो बीएससी हुई थी या फिर 11वीं 12वीं के अंदर जो प्रैक्टिकल किए थे वहाँ से एक प्रश्न अपने सेकंड ग्रेड में 100% पूछा जाता है। अब क्या प्रश्न आया है और किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा और किस तरह से अगले आने वाले एग्ज़ाम के अंदर प्रश्न बन सकता है, क्या क्वेश्चन बन सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। देखो, सबसे पहले बढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों के गुणात्मक विश्लेषण। कार्बनिक यौगिकों का गुणात्मक विश्लेषण। अब देखो, सबसे पहले जब हाइड्रोकार्बन पढ़ा था कि कार्बनिक यौगिक होते क्या हैं। कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन हो और उसके साथ हाइड्रोजन हो। तो अब उसके साथ कार्बन हाइड्रोजन के अलावा उसके साथ सल्फर भी हो सकता है, फास्फोरस भी हो सकता है, उसके साथ हैलोजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है। ये वाले यौगिक भी, ये वाले परमाणु भी उसके अंदर उपस्थित हो सकते हैं। तो इनके परीक्षण के लिए क्या करना है, प्रयोगशाला के अंदर, लैब के अंदर क्या किए जाते हैं, प्रैक्टिकल किए जाते हैं, और उनसे किस प्रकार का जो रिजल्ट आता है उसके आधार पर ही आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे कि जो ये अपन करेंगे, जो प्रैक्टिकल किया जाता है, जैसे अपन ने प्रैक्टिकल किया था, और इसमें भी बात करेंगे कि सबसे पहले जो प्रोसेस होता है वो होता क्या है। देखो, अपन ने जब प्रैक्टिकल किए थे बीएससी के अंदर, जैसे मैंने तो रेगुलर बीएससी थी तो मैंने वहाँ सारे प्रैक्टिकल किए थे। प्रैक्टिकल करते टाइम अपन ने एक प्रैक्टिकल किया था, सोडियम से लेकर प्रैक्टिकल करवाया था कि अपने को क्या करना है, नाइट्रोजन का परीक्षण करना है, अगर हैलोजन का परीक्षण करना है, और अगर किसका करना है, सल्फर का परीक्षण करना है। तो इन तीनों के परीक्षण के लिए एक सॉल्यूशन बनाया जाता था, और जिसको कहते हैं लेसाने विलियन भी कहते हैं, लेसाने सॉल्यूशन भी कहा जाता है, या जिसको लेसाने विलियन भी कहा जाता है। कैसे बनाया जाता था? एक सोडियम का टुकड़ा लिया जाता था, सोडियम का टुकड़ा लिया जाता था, और जो भी आपको दिया गया पदार्थ होगा, जो मैटर आपको दिया जाता था, वो उसको क्या करना था, लेके और छोटी सी परख नली, छोटी सी जो ट्यूब होती थी उसके अंदर सोडियम का टुकड़ा डाल के और बहुत तेज़ से उसको गर्म किया जाता था, और गर्म करने के बाद में परख नली के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देते थे, और वो फट जाती थी। वो छोटी सी जो ट्यूब होती थी कांच की, वो फट जाती थी, और उसके अंदर सोडियम वो जल के अंदर मिल जाता था। उसके बाद में उसको छान के, और उसको छान के अलग कर देते थे, छलनी से छान देते थे, और उसके बाद उसको अलग कर देते थे। जो वो होता ना फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर की सहायता से उसको छानते थे। छानने के बाद में जो विलेन अलग हुआ है उसको अपन कहते थे सोडियम संलग्न निष्कर्ष भी कहते थे, सोडियम संलग्न अवशेष भी कहते थे। अब ये जैसे सोडियम है, और ये अब नाइट्रोजन का परीक्षण करना है, ये सल्फर का परीक्षण करना है, और ये हैलोजन का परीक्षण करना है। तो ये जो बनेगा यहाँ से उसको कहते हैं सोडियम संलग्न निष्कर्ष। जहाँ से प्रश्न बनेगा सेकंड ग्रेड में वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। अब जैसे नाइट्रोजन का परीक्षण करना है, अगर आपको वहाँ तो देखो ज्ञान अननोन होता है कि वो दिया गया था तो क्या है, यहाँ अपन बता रहे हैं कि आपको नाइट्रोजन का परीक्षण करना है। तो करेंगे क्या, सबसे पहले नाइट्रोजन के परीक्षण के लिए जो सोडियम संलग्न निष्कर्ष है आपका, ये जो सोडियम संलग्न निष्कर्ष बना है उसकी क्रिया किसके साथ करवाई जाती है, आयरन सल्फेट के साथ करवाई जाती है, और उसके साथ H2SO4 डाला जाता है। यहाँ से क्या होता है, इसकी क्रिया, ये जो सोडियम संलग्न निष्कर्ष है इसकी क्रिया आयरन सल्फेट के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाई जाती है, और फिर उसको क्या किया जाता है, तेज़ ज्वाला के साथ उसको उबाला जाता है। जैसे ही उबालेंगे तो एक प्रशियन ब्लू रंग का जो विलेन प्राप्त होता है, उसे उपस्थिति का पता चलता है कि उसके अंदर क्या है, नाइट्रोजन उपस्थित है। करना क्या है, नाइट्रोजन का परीक्षण करना है, सोडियम संलग्न निष्कर्ष लेंगे और उसके साथ क्या डालेंगे, आयरन सल्फेट,
आयरन सल्फेट मतलब Fe+2 होता है, वहाँ पे जो बनता है वो Fe+2 होता है। और Fe+2 और H2SO4, आयरन सल्फेट और H2SO डाल के और उसको ज्वाला के साथ, तेज ज्वाला के साथ उसको उबाला जाता है। जैसे ही उबालेंगे तो एक रंग बनेगा, प्रेशियन ब्लू रंग बनता है। और जिससे इस प्रेशियन ब्लू रंग से पता चलता है कि दिया गया जो यौगिक है या जो दिया गया तत्व है वो अपना कौन सा है, नाइट्रोजन है। ये आपको पता चल जाएगा कि वो नाइट्रोजन है। अभी क्रिया दी हुई है कि जो सोडियम संलग्न निष्कर्ष है इसकी क्रिया आयरन सल्फेट से करवाई जाती है। तो ये बनेगा सोडियम हेक्सा साइनेटोफेरेट सेकेंड बनता है। जो यौगिक बनता है उसको कहते हैं सोडियम हेक्सा। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके सिलेबस में है, तो इनके आयुपेशी नामकरण भी साथ में रखना है, याद रखना है। ये बन जाएगा एफिसियन का होल 6-4 सोडियम हेक्सा साइनेटोफेरेट सेकेंड बनता है। इसको H2SO4 के साथ, ये देखो ये H2SO4 के साथ गर्म करेंगे, ये Fe+3 से, Fe+2 से क्या बन जाएगा, Fe+3 बन जाएगा, Fe+3 बन जाता है। अब इस Fe+3, ये 4Fe+3 या 4 लेते हैं और ये बन जाएगा Fe+, ये जो सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट होता है इसकी क्रिया आयरन थर्ड के साथ करवाई जाती है। ये बनेगा कैसे, आयरन थर्ड कैसे बना, इसकी क्रिया H2SO4 से करवाई थी। फिर ये जो बनेगा Fe4, FeCN का होल 6, ये प्रेशियन ब्लू रंग बनता है। और ये इसका बनना उपस्थिति दर्शाती है कि दिया गया यौगिक क्या है। अब आपके इस प्रश्न पूछा जाएगा, एक अज्ञात यौगिक है, उसके अंदर क्या किया जाता है, आयरन सल्फेट, किसकी, आयरन सल्फेट की क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करवाई जाती है। प्रेशियन ब्लू रंग प्राप्त होता है, दिया गया प्रेशियन ब्लू रंग प्राप्त होता है और बनने वाला यौगिक है। फिर आपको ये फॉर्मूले दिए होंगे, 2-4 फॉर्मूले ऑप्शन में होंगे और ये आपको ये याद रखना है कि एक बनेगा Fe4 FeCN का होल 6-3, ये बनता है प्रेशियन ब्लू रंग का बनता है। और ये बनता है सोडियम हेक्सामेटोसाइनेटोफेरेट बनता है, इसको आपको ध्यान रखना है। आगे सल्फर का परीक्षण किया जाता है और सल्फर के परीक्षण के लिए क्या किया जाता है, जो सोडियम संलग्न निष्कर्ष लसाने विलेन जो बना था उसमें सोडियम संलग्न निष्कर्ष को एसिटिक अम्ल के साथ क्या किया जाता है और लेड एसीटेट के साथ क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। अब गर्म करेंगे तो बनेगा क्या, लेड सल्फाइड का काला अवक्षेप बन जाता है। अब ये काला अवक्षेप ही बताता है कि दिया गया तत्व क्या है, सल्फर है। आपको ध्यान रखना है कि जो सोडियम संलग्न निष्कर्ष है उसको एसिटिक अम्ल या लेड एसीटेट के साथ गर्म करना है। लेड सल्फाइड का काला अवक्षेप प्राप्त होता है जिससे पता चलता है कि दिया गया जो तत्व है वो सल्फर है। अब इसको शॉर्ट में समझ लो कि सोडियम संलग्न निष्कर्ष सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड मिला जाता है और सल्फर की उपस्थिति का ये परीक्षण है। सेकंड ग्रेड 2022 में ये क्वेश्चन पूछा था कि सोडियम संलग्न निष्कर्ष की क्रिया नाइट्रोप्रोसाइड करने के साथ एक बैंगनी रंग का पदार्थ प्राप्त होता है। वो बैंगनी रंग का पदार्थ, आप ऑप्शन के अंदर ये फॉर्मूला दिया था, क्या दिया था, FeCN का होल 5NOS, ये जो बनता है वो बनने वाला पदार्थ क्या है। तो ये NCERT के अंदर दे रखा है और NCERT के अलावा आपके कोई भी प्रश्न सेकंड ग्रेड में पूछा नहीं जाएगा। हाँ, ग्रेजुएशन लेवल का है तो बात आए तो अलग बात है, बाकी NCERT में आपको सारे लगभग 35 क्वेश्चन NCERT से मिल जाएंगे। ये सेकंड ग्रेड 2022 के अंदर पूछा है कि दिया गया बता। अब ये पूछा जा सकता है कि किसके साथ गर्म किया जाता है, तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ गर्म किया जाता है, लेड एसीटेट के साथ, और लेड एसीटेट और एसिटिक अम्ल के साथ भी गर्म करते हैं, तब लेड सल्फाइड का काला अवक्षेप प्राप्त होता है। फिर हैलोजन का परीक्षण है, सोडियम संलग्न निष्कर्ष नाइट्रिक अम्ल और AgNO3 के साथ क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। वहाँ पर क्या बनेगा, श्वेत अवक्षेप बनता है। अब ये श्वेत अवक्षेप क्लोरीन की उपस्थिति को दर्शाता है। ये श्वेत अवक्षेप किसकी उपस्थिति को दर्शाएगा, क्लोरीन की उपस्थिति को दर्शाता है। फिर ये जो श्वेत अवक्षेप है इसको किसके अंदर डालेंगे, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ डाला जाता है। अगर वह अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर अवक्षेप क्या हो जाता है, अल्प विलेय हैं, तो पीला अवक्षेप प्राप्त होगा और किसकी उपस्थिति होगी, ब्रोमीन की उपस्थिति होगी। अगर पीला अवक्षेप है तो दिया गया तत्व होगा उसके अंदर क्या होगा, ब्रोमीन उपस्थित होगा। दूसरी बात करते हैं कि अविलेय पीला अवक्षेप प्राप्त होता है तो उसके अंदर पता चलेगा कि क्या होगा, आयोडीन होगा। दो तरह के हैं, सोडियम संलग्न निष्कर्ष नाइट्रिक अम्ल या AgNO3 के साथ उसको क्या कहते, गर्म करेंगे, श्वेत अवक्षेप बनेगा। श्वेत अवक्षेप बनेगा तो सीधी बात है कि उसके अंदर क्लोरीन है।
फिर क्या करना है, इस श्वेत अवक्षेप को अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रवाहित करना है। फिर जैसे ही उसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर डालेंगे, अगर अल्प विलेय अवक्षेप प्राप्त होता है तो अल्प विलेय पीला अवक्षेप प्राप्त होता है तो ब्रोमीन की उपस्थिति, अविलेय मतलब उसके अंदर विलेय न हो, पीला अवक्षेप बनता है तो आयोडीन की उपस्थिति का पता चलता है कि उसके अंदर आयोडीन है। फिर फास्फोरस का परीक्षण किया जाता है, सोडियम संलग्न निष्कर्ष, सोडियम परऑक्साइड के साथ गर्म करेंगे, फास्फोरस फास्फेट में परिवर्तित हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल के साथ उसको क्या करेंगे, उबालेंगे तो क्या बनेगा, उबाल कर अमोनियम मोलिब्डेनम बनाते हैं, पीला अवक्षेप प्राप्त होता है, फास्फोरस की उपस्थिति का पता चल जाता है। सोडियम संलग्न निष्कर्ष, सोडियम परऑक्साइड डालेंगे, फास्फोरस या फॉस्फेट, देखो फॉस्फोरस या फॉस्फोरस की उपस्थिति का पता चल जाता है। फिर उसके अंदर नाइट्रिक अम्ल डालते हैं, उबालते हैं, अमोनियम मोलिब्डेनम डालेंगे, पीला अवक्षेप प्राप्त होगा, फास्फोरस की उपस्थिति का पता चल जाएगा। अब इसमें आपको ये प्रश्न पूछा जाता है कि सल्फर हैलोजन के परीक्षण के लिए सोडियम संलग्न निष्कर्ष को किसके साथ गर्म किया जाता है, तो ये नाइट्रिक अम्ल और AgNO3 के साथ गर्म किया जाता है। और ये किसके, सल्फर के परीक्षण के लिए एसिटिक अम्ल या लेड एसीटाइड के साथ गर्म किया जाता है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ भी गर्म किया जाता है, सल्फर की उपस्थिति में सल्फर की उपस्थिति का पता चल जाता है। और फास्फोरस के अंदर किसके साथ, सोडियम परऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं, इतना ध्यान रखना है। और यही क्वेश्चन पूछा है सेकंड ग्रेड में, किसका पूछा था, सल्फर के परीक्षण के लिए। और ये जो है कि ये बनता है ना, जो कंपाउंड बनता है, जो यौगिक बनता है, वो क्या बनता है, ये पूछा था। फिर आगे बात करते हैं, ये तो गुणात्मक विश्लेषण पूरा हुआ। अब आगे बात करते हैं मात्रात्मक विश्लेषण। देखो जहाँ से ये जो मैंने लिखा है, इस PDF मेरे शेयर की हुई है, इस यूनिट के अंदर जो मैंने लिखा है वहीं से 100% क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि पीछे कुछ छोड़ा ही नहीं है, जो था वो पूरा लिख दिया। फिर आता है मात्रात्मक विश्लेषण। अब मात्रात्मक विश्लेषण की दो अलग अलग विधियाँ होती हैं। जैसे नाइट्रोजन का मात्रात्मक विश्लेषण करना है तो नाइट्रोजन के मात्रात्मक विश्लेषण की दो विधियाँ होती है। दोनों विधियाँ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न बनने की बहुत अच्छी संभावना रहती है। नाइट्रोजन का भी मात्रात्मक विश्लेषण है, फिर हैलोजन का भी मात्रात्मक विश्लेषण होता है। नाइट्रोजन के मात्रात्मक विश्लेषण की दो विधियाँ, एक होती है ड्यूमा विधि, दूसरी आती है कैल्डोल विधि। दोनों विधियों के आपको नाम ध्यान रखने हैं कि ड्यूमा विधि और कैल्डोल विधि किसके परीक्षण के लिए, नाइट्रोजन के परीक्षण के लिए उपयोग में ली जाने वाली दोनों विधियां हैं। एक है ड्यूमा विधि और एक है कैल्डोल विधि। अब ड्यूमा विधि के अंदर क्या किया जाता है, ये भी सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा के अंदर पूछा था कैल्डोल विधि वाला, कि नाइट्रोजन युक्त यौगिक है उसको किसके साथ गर्म किया जाता है। मैं बताता हूँ आगे। देखो ड्यूमा विधि के अंदर क्या होता है, जो नाइट्रोजन युक्त यौगिक होगा उसको कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, उसको कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम में CuO, कॉपर के ऑक्साइड के साथ गर्म करेंगे, नाइट्रोजन मुक्त हो जाएगी। क्या करना है ड्यूमा विधि के अंदर, नाइट्रोजन के मात्रात्मक विश्लेषण की ड्यूमा विधि के अंदर नाइट्रोजन युक्त यौगिक को कार्बन डाइऑक्साइड माध्यम में CuO, कॉपर ऑक्साइड के साथ गर्म करेंगे, नाइट्रोजन मुक्त हो जाएगी। यही नाइट्रोजन के विश्लेषण की ड्यूमा विधि है। ठीक है। दूसरी विधि अपने कौन सी आती है, दूसरी विधि आती है कैल्डोल विधि। ये संस्कृत सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा के अंदर पूछा है, 2022 के अंदर पूछा है कि कैल्डोल विधि में नाइट्रोजन युक्त यौगिक को किसके साथ गर्म किया जाता है कि नाइट्रोजन मुक्त हो जाती है। तो उसको किसके साथ गर्म करेंगे, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन मुक्त हो जाती है। ये कौन सी विधि है, कैल्डोल विधि है। कैल्डोल विधि के अंदर नाइट्रोजन युक्त यौगिक को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन मुक्त हो जाती है। ड्यूमा विधि के अंदर नाइट्रोजन युक्त यौगिक होगा उसको कार्बन डाइऑक्साइड CO2 युक्त माध्यम में कॉपर ऑक्साइड CuO, कॉपर ऑक्साइड के साथ गर्म करेंगे तो नाइट्रोजन गैस निकल जाती है, नाइट्रोजन मुक्त हो जाती है। फिर एक नोट करके डाला हुआ है, इम्पोर्टेंट है कि NO2 समूह, एजो समूह और वलय में उपस्थित पिरिडिन, वलय में अंदर उपस्थित अगर नाइट्रोजन है जैसे पिरिडिन के अंदर होती है, उनके लिए कैल्डोल विधि उपयोग में नहीं ली जाती है। ये वाली विधि किन के लिए उपयोग में नहीं ली जाती है, जिसके अंदर नाइट्रो समूह भी उपस्थित हो, जिसके अंदर एजो समूह, एजो होता है दो नाइट्रोजन वाला, ये एजो समूह भी उपस्थित हो, और वलय के अंदर नाइट्रोजन है, वलय के अंदर नाइट्रोजन पिरिडिन के अंदर होती है, इनके लिए कैल्डोल विधि उपयोग में नहीं ली जाती। क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से किस यौगिक के लिए कैल्डोल विधि, किस यौगिक के मात्रात्मक विश्लेषण के लिए कैल्डोल विधि उपयोग में नहीं ली जाती है। तो
तो इन तीनों को याद रखना, NO2 समूह हो जिसके अंदर एजो समूह हो और जिसके अंदर वलय में उपस्थित नाइट्रोजन हो, पीरिडिन वाला हो, इसके अंदर नहीं ले सकती। एक बात है और कि जैसे हैलोजन की विधि, एक क्वेश्चन भी पूछा गया है, शायद मेरे हिसाब से फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा है कि हैलोजन के मात्रात्मक विश्लेषण की विधि कौन सी है। 3-4 ऑप्शन में थे, जिसके अंदर कैरियस विधि भी ऑप्शन में था। कैरियस विधि हैलोजन के मात्रात्मक विश्लेषण की विधि होती है, कैरियस विधि। नाइट्रोजन के मात्रात्मक विश्लेषण की 2 विधियाँ, ड्यूमा विधि, कैल्डोल विधि। कैल्डोल विधि के अंदर क्या किया जाता है, जो नाइट्रोजन युक्त यौगिक होगा उसको किसके साथ गर्म करेंगे, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है। यही पूछा है संस्कृत एजुकेशन 2022 के अंदर। ड्यूमा विधि के अंदर नाइट्रोजन युक्त यौगिक को कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम में CuO कॉपर ऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है और क्या बनता है, नाइट्रोजन निकल जाती है। तो यहीं से ये प्रश्न पूछे गए हैं। इसके अलावा यहाँ से जो प्रश्न, अभी एक बार और सुन लो कि यहाँ से प्रश्न क्या बनते हैं, वो मैंने बता दिए हैं, एक बार और बताता हूँ। इसको नाइट्रोजन की मात्रात्मक विश्लेषण, मात्रात्मक विधियाँ हैं विश्लेषण की विधियाँ, ड्यूमा विधि और कैल्डोल विधि, दोनों को ध्यान से में शॉर्ट में ऐसे कैसे जो नोट्स में लिखा है ऐसे कैसे लिख देना, शॉर्ट में लिख देना, आपकी कॉपी में नोट कर देना, PDF शेयर की हुई है उससे पढ़ लेना, क्वेश्चन आपके गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। फालतू का ज़्यादा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। फास्फोरस का परीक्षण है, इसको पढ़ लेना, और ये हैलोजन का परीक्षण जो दिया है इसको पढ़ लेना, इसके साथ सल्फ़र का जो है वो पढ़ लेना, और इसके साथ नाइट्रोजन है उसको भी पढ़ लेना। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला जो है नाइट्रोजन का परीक्षण, ये और वो जो 2 विधियाँ हैं उनमें से अगले एग्ज़ाम में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं और क्या क्या पूछे गए, अब इसके जो क्वेश्चन है, इस पार्ट के जो क्वेश्चन है वो मैं टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा कि क्या क्या क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे हैं। बाकी सारे क्वेश्चन अपनी बुक के अंदर होंगे ही, जो बहुत ही जल्द ही बुक आने वाली है, सेकंड ग्रेड के लिए है, स्पेशली सेकंड ग्रेड के लिए, और उसमें आप फर्स्ट ग्रेड के लिए भी पढ़ सकते हो। 2000 क्वेश्चनों का संकलन किया गया है। तो ये यूनिट यहाँ पूरी होती है, इसमें पीछे बचेंगे IUPAC नामकरण वाला पार्ट बचता है। IUPAC नामकरण को लेकर एक अलग छोटा सा वीडियो और बनाएंगे, जिसमें इम्पोर्टेंट IUPAC नामकरण, और जो अपने जो IUPAC नामकरण पूछा जाता है वो कहाँ से पूछा जाता है, क्रियात्मक समूह से पूछा जाता है, क्रियात्मक समूह से पूछा जाता है। और कोचिंग वाले क्या करते हैं, नीट लेवल के और फर्स्ट ग्रेड कॉलेज प्रोफेसर लेवल के क्या करवा देते हैं, एग्जाम्पल करवाते हैं, और वैसा समझ में आता नहीं है। पिछले एग्ज़ाम में मैंने क्या किया था, 10 एग्जाम्पल लिखे थे, 10 एग्जाम्पल IUPAC नामकरण के अंदर कॉपी में लिखी थी। ये पढ़े 10 एग्जाम्पल लिखे हुए, देख लो, ये 1 से लेकर और ये 10 तक पढ़े, ये 10 पढ़े हैं। 10 में से ये सेकंड ग्रेड में पूछा, और एक ये पूछा था 5-ऑक्सो 1-ओइक हेक्सेनोइक अम्ल, ये दोनों पूछ लिए थे। 10 में से भाई 2 पूछ लिए तो और क्या चाहिए। तो इतना अपने को स्मार्ट स्टडी करनी है, तभी जाके अपना सिलेक्शन होना है। बाकी भीड़ तो है ही, भीड़ में शामिल होना है तो आप करो, कोचिंग करो, जो भी आपकी इच्छा हो वो करो। आज के इस वीडियो में इतना ही। IUPAC नामकरण पे एक छोटा सा वीडियो डालेंगे, अपनी ये यूनिट पूरी हो जाएगी। हाइड्रोकार्बन अपन ने कर लिया है, ठीक है, अपन ने क्या कर लिया, पॉलीमर कर लिया है, और अपन ने क्या कर लिया है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ कर लिया है, और अपन ने GOC कर लिया है। अब क्या करेंगे, बायोमोलिक्यूल बाकी है। अगले यूनिट में बायोमोलिक्यूल या फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू करते हैं। जैसे जैसे टेस्ट वो क्यूज चलता रहेगा, वैसे वैसे अपन एक छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे, करते रहेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। जुड़े रहना है आपको, देखो विश्वास करना है, विश्वास करेंगे तो 100% आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।